हरे भरे पहाड़ों के बीच बसी एक शांत घाटी में स्थित था एक प्यारा सा गांव सिमला। इसी गांव में रहती थी एक कमली। कमली के पास अपना घर नहीं था। वो अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ गांव के किनारे एक किराए के कमरे में रहती थी। जीवन सीधा साधा था, हंसी खुशी से भरा हुआ, लेकिन पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती थी। दीदी। हाँ गोलू, क्या हुआ मेरे भाई को? वो स्कूल में कहा है मेरी फीस बाकी है ना, तो मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसलिए जल्दी से जल्दी फीस भरनी है। अच्छा, ऐसा कहा टीचर ने? ठीक है, टीचर से कह देना हम जल्दी ही फीस भर देंगे, ठीक है? हाँ। परिवार की मदद करने के लिए कमली गांव के इकलौते होटल द कोजी इन में काम करती थी। वो कोई रसोइया या वेटर नहीं थी, बस एक छोटी सहायक। वो टेबल साफ करती, फर्श पोंछती और छोटे मोटे काम संभालती। इस होटल के मालिक शर्मा जी एक दयालु व्यक्ति थे। वे कमली को हमेशा सम्मान देते और जीवन की बातें भी सिखाते थे। अरे कमली बेटी, तुम अभी तक घर नहीं गई? नहीं, वो बस थोड़ा सा काम बाकी था, तो सोचा पहले निपटा लूं, फिर घर जाऊं। तुम काम बहुत अच्छे से करती हो कमली, लेकिन याद रहे इस काम के साथ तुम्हें अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना है। इसीलिए कल से सारे काम जल्दी निपटाना और घर जाकर पढ़ाई में ध्यान लगाना, समझी? इस काम की वजह से अगर तुम्हारा ध्यान पढ़ाई से भटका तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जी जरूर शर्मा जी। एक दिन होटल के सामने एक चमकती कार आकर रुकी। उसमें से एक आदमी उतरा, राहुल वर्मा, एक प्रसिद्ध व्यापारी। एक व्यापारिक यात्रा के दौरान वो कमली के होटल में खाने के लिए ठहरा। दुर्भाग्यवश उस दिन रसोइया बीमार था और बाकी सभी कर्मचारी पहले ही व्यस्त थे। शर्मा जी परेशान हो गए। उन्हें पता था कि वर्मा जी को निराश करना होटल की प्रतिष्ठा के लिए नुकसानदायक हो सकता है। नमस्कार वर्मा साहब, आपका हमारे होटल में स्वागत है। शुक्रिया शर्मा जी। वैसे आपका होटल तो बहुत ही शानदार है। मैं तो आज इस होटल की सबसे बेहतरीन डिश खाने वाला हूँ। जी जरूर वर्मा जी, बस थोड़ी सी दिक्कत है। आज हमारा रसोइया बीमार है, इसीलिए वो। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या अब मैं यहाँ से खाली पेट जाऊं? अगर होटल में स्टाफ नहीं है तो होटल बंद क्यों नहीं कर देते आप? वर्मा जी का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। तभी पास में टेबल साफ कर रही कमली ये सब देख रही थी। वो तुरंत शर्मा जी के पास आई और बोली, माफ कीजिए सर, हमारी वजह से आपको तकलीफ हुई, लेकिन आप चिंता ना करें, हम जल्द ही आपके खाने का इंतजाम कर देंगे। शर्मा जी, आप भी चिंता मत कीजिए, आज का खाना मैं बना दूंगी। तुम सच में खाना बना सकती हो? हाँ शर्मा जी, मेरी दादी ने मुझे एक खास रेसिपी सिखाई है। हमारे परिवार में पीढ़ियों से चलती आ रही है। आज मैं वही डिश बनाऊंगी। शर्मा जी थोड़ी देर तक सोचते रहे। वे जानते थे कि कमली मेहनती है, पर इतने बड़े ग्राहक के लिए खाना बनाना बहुत बड़ा जिम्मा था। फिर भी उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। ठीक है कमली, कोशिश करो। कमली की आंखों में चमक आ गई। वो दौड़ती हुई रसोई में गई, सामग्री इकट्ठा की और पूरी लगन से काम करना शुरू कर दिया। वो बांस के मोमोज बनाने जा रही थी, एक अनोखा व्यंजन जो उसके पूर्वजों ने सिमला की पहाड़ियों में रहते हुए इजाद किया था। वे शिकारी थे और जंगलों में बांस की डंडियों में मोमोज पकाते थे, जिससे उनमें एक खास स्मोकी स्वाद आता था। चलो शेफ कमली, अब अपना कमाल दिखाओ, बांस वाले मोमोज बनाकर दिखाओ। कमली ने सब्जियां काटी, उन्हें अच्छे से धोकर पकाया। उसमें मेयोनीज, शेजवान, ब्लैक सॉल्ट और मसाले मिलाए। अरे वाह, ये तो काफी मसालेदार और स्वादिष्ट लग रहा है। चलो अब मैदा भी भून लेती हूँ। कमली ने जल्दी से मैदा भुना और उसमें सब्जियों का मिश्रण भर दिया। फिर उसने उन्हें बांस की खोखली डंडियों में भरा, मिट्टी से ढककर अंगीठी पर पकाया। जैसे जैसे बांस से खुशबू उठी, रसोई एक अनोखे खुशबूदार धुएं से भर गई, जिसकी वजह से कमली की आंखों में अपनी दादी की यादें तैरने लगी, जो हमेशा कहती थी, बेटी, खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, वो प्यार और परंपरा को जोड़ने का जरिया होता है।
खाना तैयार होते ही कमली ने अपने बनाए स्पेशल मोमोज वर्मा जी को परोसे। उन्हें देखकर वर्मा जी के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। अरे वाह, ये तो काफी स्वादिष्ट लग रहे हैं। धन्यवाद सर। वर्मा जी ने धीरे से एक मोमो उठाया और पहला कौर लिया। उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वाह, क्या बात है, लाजवाब, बहुत खूब। मोमोज का स्वाद अद्भुत था। मसालों की गर्माहट और बांस की महक ने दिल जीत लिया। खाना खत्म करके उन्होंने कहा, वाह कमली, तुमने तो सच में कमाल कर दिया। धन्यवाद सर, मुझे खुशी है कि आपको मेरे हाथों से बना खाना पसंद आया। अरे वाह कमली, तुम तो छुपी रुस्तम निकली। तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत बच गई। सच में तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कमली बेटी। अरे, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं शर्मा जी। नहीं कमली, शर्मा जी सही कह रहे हैं। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। वैसे तुम करती क्या हो? फिलहाल मैं कॉलेज कर रही हूँ, जहाँ मैं होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही हूँ। साथ ही शर्मा जी के होटल में पार्ट टाइम काम भी करती हूँ, ताकि अपने परिवार को संभाल सकूं। क्या इतनी छोटी सी उम्र में तुम इतना सब कर लेती हो? जी साहब, हमारी कमली बड़ी ही मेहनती है और होशियार भी। कहते हैं ना, जो मेहनती होते हैं भगवान उनकी परीक्षा ज्यादा लेते हैं। कमली की भी कुछ ऐसी ही हालत रही है, लेकिन इतने बुरे हालातों के बावजूद भी वो हार नहीं मानती, बल्कि डटकर मुश्किलों का सामना करती है। कमली की स्थिति के बारे में सुनकर वर्मा जी भावुक हो गए, क्योंकि आज भले ही उनकी स्थिति कितनी भी अच्छी हो, एक समय था जब वो भी कमली की तरह जीवन की कठिनाइयों में फंसे हुए थे। कमली की कहानी सुनकर उन्हें अपने पुराने दिन याद आ गए। वाह कमली, तुम्हारी तारीफ जितनी करूं उतनी कम है। मुझे माफ करना। यहाँ पर जब मैं आया था तब तुम दोनों से बहुत ही अकड़ कर पेश आया, लेकिन तुम्हारी हालत ने मुझे मेरे पुराने दिन याद दिला दिए। वर्मा जी ने तुरंत अपना बटुआ निकाला और कमली को एक अच्छा इनाम दिया। तुम्हारे इस हुनर को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ो और इस कला को दुनिया तक पहुंचाओ। जरूर सर। कमली की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो दौड़कर अपने माता पिता को सब कुछ बताने गई। वो इन पैसों से कमरे का किराया चुका सकी, जरूरी सामान खरीद सकी और थोड़ा पैसा बांस के मोमोज बनाने के लिए भी बचा लिया। धीरे धीरे गांव में उसकी चर्चा फैलने लगी। लोग दूर दूर से बांस के मोमोज खाने आने लगे। द कोजी इन होटल भी मशहूर हो गया और कमली गांव की हीरो बन गई। कहानी से सीख: मेहनत, आत्मविश्वास और परंपरा के मेल से इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। सुनील और आसिफ दो दोस्त थे। वो दोनों एक ही गांव में रहते थे और एक साथ बांस काटने जाया करते थे। हमें जंगल की निचली ओर जाना चाहिए। वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े बांस के पेड़ हैं, लेकिन वहाँ जाने के लिए हमें नदी पार करना होगा। पर अगर आते वक्त नदी में बहाव ज्यादा रहा तो हम लौटेंगे कैसे? हम तभी उस ओर जाएंगे जब नदी का बहाव कम हो और जल्दी जल्दी बांस काट कर लौट आएंगे। ज्यादा लंबी बांस से ज्यादा पैसे मिलेंगे, वो सोचो। ये भी ठीक है, तो कल ही चलते हैं। अगले दिन से सुनील और आसिफ निचले जंगलों में पहुँचे। यहाँ कितने मोटे मोटे बांस हैं और लंबे भी। व्यापारी इनके बहुत अच्छे दाम देंगे। हाँ। उम्दा बांस पाकर दोनों बहुत खुश थे। वे लोग उन बांस को अपने गांव ले आए। वाह वाह, बहुत दिनों बाद ऐसे बांस देखे हैं। अब इनके दाम भी अच्छे लगाना। हाँ हाँ, एक बांस के 200 रुपए। तुम दोनों 5 बांस लाए हो, इनके हुए 1000। 1000 पाकर दोनों बहुत खुश थे। वो पैसे दोनों ने आपस में बांट लिए। रोज छोटे छोटे बांस से बस 300 रुपए की कमाई होती थी, आज 500 रुपए की। अब तो हम जंगल के निचले हिस्से में जाया करेंगे। हाँ। उस दिन से वो दोनों नदी पार करके ही बांस लाया करते थे और व्यापारी भी उन्हें अच्छे पैसे दिया करता था। एक सुबह दोनों दोस्त जाने के लिए निकले थे। भाई, माँ ने कहा है कि बाजार से कुछ चावल और मसाले लाने हैं।
और मुझे पनीर भी लेना है। तो चल पहले बाजार चलते हैं, फिर वहां से नदी पार जाएंगे। हाँ, दोनों काम एक साथ हो जाएगा। दोनों बाजार पहुँचे और उन्हें जो जो सामान लेना था उन्होंने खरीद लिया। देख दोस्त, कितना ताजा पनीर मिला है। आज रात तो मेरी दावत है। मैं भी आऊंगा खाने। आ ना, तुझे कभी मना किया है क्या? चल अब नदी पार चलते हैं। बांस काट कर बेचना भी तो है। हाँ हाँ। और वो दोनों निचले जंगलों की ओर बढ़ गए। हमेशा की तरह उन दोनों ने नदी पार की और फिर जंगल में पहुंच गए और बांस काटने लगे। लेकिन अचानक बरसात शुरू हो गई। हमें घर लौटना चाहिए। नदी में पानी बढ़ने लगेगा। हाँ, बस ये एक बांस और काट लेते हैं। हाँ। बरसात और तेज हो गई। कुछ ही देर में उनका बांस कट गया और वो लोग बांसों को इकट्ठा करके नदी के रास्ते बढ़ने लगे। पर नदी में तूफान था। नदी में पानी बहुत ज्यादा है दोस्त। इतने उफान में नदी पार करना सुरक्षित नहीं है। हाँ, हम कुछ देर जंगल में इंतजार करते हैं। हाँ, उस ओर जो गुफा है वहीं इंतजार कर लेते हैं। दोनों गुफा की ओर गए। गुफा में पहले से कुछ सूखी लकड़ियां थी। इनको जला देता हूँ, थोड़ी गर्मी रहेगी। आसिफ ने जो सामान खरीदा था उसमें माचिस भी था। आसिफ ने उन सूखी लकड़ियों को आग लगा दी और दोनों दोस्त आग सेकने लगे। बहुत भूख लगी है यार, मुझे भी। सुन, हम कुछ बना लेते हैं। वैसे भी थोड़ा बहुत राशन तो हमारे पास है ही, पर हम कैसे बनाएंगे? हमारे पास बर्तन तो नहीं है। तभी आसिफ का ध्यान बांस पर गया। हमारे पास बम्बू तो है। बम्बू के अंदर खाना पका सकते हैं। कैसे? तुमने बम्बू बिरयानी नहीं सुनी? नहीं, बम्बू में बिरयानी भी बनती है। पर हमारे पास मांस कहाँ है? मांस नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास पनीर तो है। पनीर बिरयानी बना लेते हैं। पर कैसे? तू देखता जा। आसिफ ने 2 बांस के टुकड़े काटे। उसके पास जो चावल थे वो धो दिए। बाम्बू में चावल, मसाले, पानी, नमक और पनीर डाल दिया। फिर बाम्बू की एक ओर पेड़ के पत्तों को भर के बाम्बू को बंद कर दिया और फिर उन सबको अच्छे से हिलाकर जलती हुई आग में रख दिया। अब बस 20 मिनट में हमारी बम्बू बिरयानी तैयार हो जाएगी। देखते हैं। बाम्बू आग में अच्छे से सेकने लगे और जब बाम्बू पूरी तरीके से जल गए तो बहुत ही सौंधी सुगंध गुफा में फैल गई। लगता है बिरयानी तैयार हो गई है दोस्त। आसिफ ने वो बाम्बू बाहर निकाले और 2 केले के पत्ते लगा दिए और जैसे ही बाम्बू थोड़े ठंडे हुए और बिरयानी केले के पत्तों पर निकाल ली। दिखने में तो बहुत स्वादिष्ट है। अब जैसी भी हो, भूख लगी है, खाते हैं। चल। दोनों ने बिरयानी चखी और दोनों मंत्रमुग्ध हो गए और फिर दोनों बड़े चाव से बाम्बू बिरयानी खाने लगे। भाई, तू तो ऐसी लाजवाब बम्बू बिरयानी बनाता है ना कि क्या बोलूं। शुक्रिया। तुझे तो ये बिरयानी बेचनी चाहिए दोस्त। कहाँ मेहनत मजदूरी कर रहा है। इस बिरयानी को मशहूर होने में वक्त नहीं लगेगा। सच में? हाँ, तू कहे तो साथ में ढाबा खोलते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब बरसात थमी, नदी का पानी कम हुआ तो दोनों दोस्त सारे बांस लेकर अपने गांव आ गए। पर आज उन्होंने बांस बेचे नहीं। अगले दिन आसिफ और सुनील ने गांव के नुक्कड़ पर अपनी दुकान लगाई। गांव वाले अचंभे में थे कि आखिर ये लोग बांस में क्या बेच रहे थे। अरे बेटा, ये क्या है? ये बम्बू बिरयानी है काका, पनीर की। बम्बू बिरयानी? जरा हमको भी खिलाओ। गांव के लोगों ने पहली बार बाम्बू बिरयानी चखी। अरे वाह, क्या कमाल स्वाद है आसिफ भाई।
ऐसी बिरयानी जिंदगी में नहीं खाई। मजा आ गया। आसिफ और सुनील की बाम्बू बिरयानी गांव में मशहूर हो गई। ग्राहक कतार में खड़े रहकर बाम्बू बिरयानी खाने लगे। आसिफ और सुनील की आमदनी कई गुना बढ़ गई। और फिर क्या था, सुनील और आसिफ ने मजदूरी छोड़कर बाम्बू बिरयानी बेचना शुरू कर दिया। वो लोग दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करने लगे। दूर दूर से लोग उनकी बाम्बू बिरयानी खाने के लिए आने लगे और देखते ही देखते उनका गांव में बहुत बड़ा होटल बन गया और दोनों अमीर भी बन गए। सोचा नहीं था कि कभी ये सब भी होगा। मैंने भी बिल्कुल नहीं सोचा था दोस्त। उस दिन वो बारिश हमारी किस्मत बदलने के लिए आई थी। हाँ, ना उस दिन बारिश आती और ना हम फंसते और ना ही हम कभी बम्बू बिरयानी बनाते। दोस्त, ये सब पहले से लिखा हुआ था। विधाता पहले से ही सबकी किस्मत लिख देता है। हम तो बस मोहरे हैं जो उसकी राह पर चलते हैं। बिल्कुल। बाम्बू बिरयानी ने आसिफ और सुनील की किस्मत बदल दी और उन दोनों को जिंदगी की बहुत बड़ी बात समझ आई। परेशानियों से ही नए रास्ते मिलते हैं और न जाने कब किस्मत कौन सा मोड़ ले ले। श्याम और रीमा पति पत्नी थे। दोनों अपने बच्चों के साथ मनाली में रहते थे। दिन में श्याम और रीमा मैगी बेचते और शाम होते ही दोनों मोमोज बेचना शुरू कर देते। उनके मोमोज का व्यापार खूब चलने लगा। जो लोग मनाली घूमने जाते वो जरूर उनके यहाँ मोमोज लेने चले जाते और बड़े चाव से खाते। लोगों को श्याम के मोमोज ज्यादा पसंद आते। रीमा की बनाई हुई मैगी कोई नहीं पूछता। इससे श्याम और रीमा में अनबन होने लगी। भाग्यवान, आज क्या बनाया है खाने में? वैसे तुम्हारे हाथ की मैगी खाए कई दिन हो गए हैं। जी ठीक कहते हैं आप, बना लीजिए मेरा मजाक। मैं तो हूँ ही इसी लायक। बाहर के लोगों को मेरी मैगी पसंद नहीं आ रही और ऊपर से आप भी शुरू हो गए। रीमा गुस्से से किचन में चली जाती है। एक दिन श्याम की दुकान पर एक आदमी आया और कहने लगा, भाई साहब, आपके मोमोज लाजवाब हैं। ऐसे मोमोज मनाली तो क्या पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। मेरा तो जी चाहता है भाई कि मैं आपके हाथ चूम लूं। तारीफ सुने कई दिन हो गए थे, आज आप आए हैं। ये सारी चीजें सुन सुनकर थक गया हूँ मैं। कुछ नया बोलिए। बस ध्यान रखिएगा, आपकी सफलता चरम सीमा न छूले। सफल हूँ इसलिए घमंड भी है। आदमी इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। श्याम की सफलता को देखकर कई और लोगों ने वहाँ पर मोमोज का ठेला लगा दिया। लगता है हमारे व्यापार को किसी की नजर लग गई है। मैंने आपको कहा था ना, ज्यादा हवाबाजी मत कीजिए। देखिए, हमारा व्यापार देखकर ही कई लोगों ने मोमोज का ठेला खोल लिया है। तुम इसकी चिंता मत करो। लोग व्यापार नहीं, व्यवहार देखकर खरीदारी करते हैं। और वही लोग व्यापार और व्यवहार करके हमसे आगे निकल जाएंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई न कोई तरकीब हमें निकालनी होगी, वरना तुम्हारी बातें सच हो जाएंगी। श्याम रीमा की बातों को अनदेखा कर देता है। कुछ ही दिन बाद उनका व्यापार ठप हो जाता है। श्याम इस बात से चिंतित हो जाता है। एक दिन बाजार से श्याम व्यापार के सामान ला रहा था, तब उसका एक्सीडेंट हो गया और उसे चोट लग गई। जख्म गहरे होने के कारण डॉक्टर ने बोला कि श्याम को 3 महीने तक आराम करना है। आपको इनका ज्यादा ख्याल रखना होगा। इनसे कहिए पहले की तरह काम ना करें, आराम करें। श्याम काम ना कर पाने के कारण दुखी हो जाता है और घर की तकलीफ देखकर रीमा से कहता है, ये कैसा समय आ गया है हमारे जीवन में। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम अकेले ये सब कैसे देखोगी? इस वक्त मैं परिवार की मदद ना करने की वजह से सच में बहुत दुखी हूँ। आप घर की चिंता मत कीजिए। मैंने बच्चों को छुट्टी मनाने मायके भेज दिया है। कुछ दिन मैं आपका ख्याल रख के घर चला लूंगी। काश मैं भी तुम्हारी मदद कर पाता। रीमा ने अपना व्यापार फिर से शुरू कर दिया। श्याम की मदद ना मिलने की वजह से वो सिर्फ मैगी ही बनाकर बेच पाती और ठीक ठाक व्यापार हो जाता।
एक दिन सुबह रीमा ने अपनी दुकान खोली ही थी कि वहां पर एक गरीब बुढ़ा भीख मांगते हुए रीमा की दुकान पर आ गया। गरीब बुढ़ा रीमा को दुकान पर देखकर श्याम को ढूंढने लगता है। बेटी, यहाँ पर एक बेहतरीन मोमोज वाला नौजवान रहा करता था, वो कहाँ चला गया? बड़े दिन हो गए उसने मुझे मोमोज नहीं खिलाए। जी, वो मेरे पति हैं। उनका कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया। इस वजह से अब हम सिर्फ मैगी बेचते हैं। मैं आपको मैगी खिला देती हूँ, आप इसे खा लीजिए। रीमा ने उस गरीब बुढ़े को मैगी परोसी। मैगी खाते ही बुढ़े ने कहा, लाजवाब, ऐसा स्वादिष्ट मैगी मैंने आज तक नहीं खाया। तुम दोनों पति पत्नी के हाथों में जादू है। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। गरीब बुढ़े की बात सुनकर रीमा को अच्छा लगा और उसने मैगी के पैसे मांगे। जी धन्यवाद, चलिए मैगी के पैसे दीजिए। पैसे? कौन से पैसे? मैंने कभी तुम्हारे पति को पैसे नहीं दिए। मैं जब भी आता था वो मुझे फ्री में ही मोमोज खिला देता था। सुबह सुबह आकर इन्होंने दिन की शुरुआत ही ऐसी कर दी। आज का तो दिन ही बड़ा कठिन बीतने वाला है। गरीब बुढ़ा वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन वो रुक गया और बोला, मैं अक्सर तुम्हारे पति के हाथ के मोमोज खाकर उसे जादुई तावीज दिया करता था, जिससे तुम्हारे दुकान की खूब बिक्री होती थी। वही मैं तुम्हें भी देने वाला हूँ। गरीब बुढ़े ने अपने थैली में से एक तावीज निकाली। इस तावीज को तुम अपनी दुकान पर बांध दो और अपना व्यापार देखो। कैसी तावीज? उन्होंने तो मुझे इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। ये लो, और अब से मैगी और मोमो को साथ में मिलाकर बनाना शुरू कर दो। तुम मैगी बहुत अच्छा बनाती हो और अपने पति की मदद से मैगी और मोमोज को मिलाकर उसका व्यापार करो। इतना कहकर गरीब बुढ़ा वहां से चला जाता है। रीमा घर जाकर सारी बातें श्याम से बताती है। श्याम सारी बातें सुनकर कहता है, कई साल पहले एक बार ये गरीब बूढ़े बाबा हमारे दुकान पर आए थे। मैंने इन्हें मोमोज खिलाए, तब भी उन्होंने मुझे एक तावीज दी थी, जिसे मैंने हमारे मोमोज की दुकान पर लगाई और दुकान चलने लगी। लगता है ये वैसा ही तावीज है। उन्होंने ये भी कहा हमें मैगी मोमोज बेचने चाहिए, मैगी और मोमोज का मिश्रण। जैसा उन्होंने कहा है हमें वैसा ही करना चाहिए, इससे हमारे व्यापार में सिर्फ बढ़त ही होगी। श्याम की बात सुनकर रीमा ने अपने दुकान पर गरीब बूढ़े बाबा की तावीज बांध दी और मैगी मोमोज बनाना शुरू किया। देखते ही देखते पूरे मनाली में मैगी मोमोज की चर्चा होने लगी। रीमा के हाथ के मैगी मोमोज टूरिस्टों को इतने पसंद आने लगे कि हर कोई बड़े चाव से खाने लगा। अन्य मोमोज वाले अपना व्यापार बंद करके वहां से चले गए और श्याम की तबीयत पहले से बहुत ठीक हो गई। अब से मैं भी तुम्हारा हाथ बटाऊंगा, हमारा व्यापार और चलने लगेगा। हमारे मैगी मोमोज अब सबको पसंद आने लगे हैं। क्यों ना हम अपना व्यापार हाथ गाड़ी से एक कैंटीन में बदल लें और तरह तरह के मैगी मोमोज बनाकर बेचें। इससे हमारा मुनाफा होगा। कैंटीन ही नहीं, बल्कि अब हम मोमोज की पूरी फैक्ट्री खोल देंगे। तुमने पूरा परिवार बखूबी संभाल लिया। मेरे ना होने के बावजूद इससे ज्यादा गर्व मुझे कभी नहीं हो सकता। श्याम और रीमा ने एक बड़ी सी मोमोज की कैंटीन खोल दी। उनका व्यापार पहले से 2 गुना ज्यादा चलने लगा और वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ फिर से रहने लगे। हस्तिनगर नाम का एक गांव था। वहाँ कमलेश एक कपड़े के मिल में काम किया करता था। उसकी पत्नी विभा लोगों के घरों में काम करके थोड़े पैसे बचा लिया करती थी और अपने बच्चों को स्कूल में अच्छी शिक्षा दिलाने की पूरी कोशिश करते। कमलेश का बचपन से ही एक सपना था कि बड़े होकर वो खुद व्यापार करे, लेकिन व्यापार करने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते थे।
जब भी थोड़े पैसे कमलेश जमा कर लेता, कमलेश उन पैसों से शराब पी लेता। कमलेश की शराब की लत की वजह से उसकी पत्नी और बच्चे दोनों बहुत परेशान रहते थे। कमलेश मिल में काम करके जितने पैसे कमाता, सारे ही वो नशे में खर्च कर देता। एक दिन, आपको अपने नशे की आदत सुधारनी होगी। हमारे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, इस चीज का उनके ऊपर बहुत गलत असर पड़ता है। नशा तो मैंने पिछले 1 हफ्ते से नहीं किया है। मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारा बेटा बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बने। जैसे नशा छोड़ दिया है, वैसे ही कोई अच्छा सा काम भी ढूंढ लीजिए। मैंने कपड़े के मिल पर रहकर लोगों से अच्छा व्यवहार बना लिया है। मैं जो भी व्यापार शुरू करूंगा, वो मेरे व्यवहार से ही चलने लगेगा। लेकिन आप ऐसा करेंगे क्या जिससे हमारा व्यापार चलने लगे? इससे पहले आप फिर से नशा करना शुरू कर दें, मैं चाहती हूँ कि आप एक बार मेरे तांत्रिक मौसा जी से मिल लीजिए। विभा अपने पति कमलेश को अपने मौसा तांत्रिक के पास लेकर जाती है ताकि कमलेश फिर से नशा ना करे। कमलेश अपने बच्चे की भलाई और परिवार के भविष्य के लिए विभा की बात मान जाता है। मौसा जी, ये है मेरे पति। इनके बारे में ही मैंने आपसे बात की थी। इन्हें ही नशे से मुक्त करना है। ओम ह्रीं क्लीं बागर बोल बागर बोल बागर बोल। हाँ विभा बेटा, मैं तुम्हारी सारी तकलीफ जानता हूँ। कमलेश को मैं ठीक कर दूंगा। लेकिन मैं पिछले कई हफ्तों से कोई नशा नहीं कर रहा हूँ। मुझे यहाँ से जाने दो। अब मैं कभी नशा नहीं करूँगा। मैंने पहले से ही हमारे परिवार के भविष्य के बारे में सोच लिया है। मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। नशा और नाश में केवल आ मात्रा का फर्क है। नशा करने लगोगे तो नाश हो जाएगा। वैसे तुम किस चीज का व्यापार करने के बारे में सोच रहे हो? मैं डोसे का व्यापार करने की सोच रहा हूँ। मैं डोसा बहुत अच्छा बनाता हूँ और मैं एक गाड़ी लेकर डोसा बनाकर बेचूंगा। ये सच कह रहे हैं मौसा जी, ये डोसा सच में बहुत अच्छा बनाते हैं और पिछले कुछ हफ्तों से ये नशा भी नहीं कर रहे हैं। आप बस हमारी पैसों से मदद कर दीजिए। मैं डोसा बनाने में इनका हाथ बटाऊंगी और इनके साथ व्यापार करूंगी। तांत्रिक उन्हें कुछ पैसे देते हैं और दूसरे ही दिन उन पैसों की मदद से वो डोसे की दुकान खोल लेते हैं। लेकिन जैसा कमलेश और विभा ने सोचा था वैसा नहीं हुआ। कमलेश की डोसे की दुकान बिल्कुल भी नहीं चली। मौसा जी के दिए हुए पैसे बस खत्म ही होने वाले हैं। ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, वरना आपको फिर से मजबूरी में कपड़ों के मिल में जाकर काम करना होगा। भाग्यवान, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, कोई कसर नहीं छोड़ रहा। पता नहीं फिर भी हमारा व्यापार क्यों नहीं चल रहा। हम दोनों से ही शायद कुछ गलती हो रही है। हम एक दिन और डोसे की दुकान लगा कर देखेंगे। अगर व्यापार हुआ तो हम आगे काम करेंगे, वरना हम मौसा जी से जाकर उपाय मांगेंगे। जैसा तुम कहो भाग्यवान। तुम और तुम्हारे मौसा जी तांत्रिक कम, बंदर और मदारी का खेल दिखाने वाले ज्यादा लगते हैं। चुप रहिए और कल की तैयारी कीजिए। विभा की बातें सुनकर कमलेश दूसरे दिन की तैयारी शुरू कर देता है। दूसरे दिन जब कमलेश और विभा ने दुकान खोली, उनकी दुकान पर भीड़ ही भीड़ थी और ये देखकर वो दोनों बहुत खुश हुए। पिछले दिनों के मुताबिक तो आज का दिन बहुत अच्छा गया है। बस भगवान करे हमारे दिन ऐसे ही जाएं और हम तरक्की करें। लेकिन याद रहे, इन पैसों से आप नशा मत करने लग जाइएगा। हमें ये पैसे मौसा जी यानी तांत्रिक जी को लौटाना है। कमलेश विभा की बात ना मानकर उन पैसों में से कुछ पैसे निकाल लेता है और रात को चुपके से शराब पीकर घर आकर सो जाता है। अगले दिन जब कमलेश और विभा ने फिर से दुकान खोली तो वहाँ ग्राहक नहीं थे। ग्राहक तो क्या, वहाँ एक आदमी भी नजर नहीं आया। उनके अलावा अन्य डोसे की दुकानों पर बहुत भीड़ थी। ये लोगों को हो क्या गया है? कल की ग्राहकी को देखकर हमने आज ज्यादा डोसा बनाने का सामान लेकर आए। अगर आज हमारी बिक्री नहीं होगी तो हम इन सामान का क्या करेंगे? हमारे अलावा सारे ही दुकानों में भीड़ लगी हुई है और हम यहाँ मच्छर मार रहे हैं। जरूर हमने कोई अनर्थ किया है। इस चीज को हमें मौसा जी को बताना होगा।
हमें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस चीज से हम निपट लेंगे। पहले तो कमलेश विभा की बात नहीं मानता है, लेकिन जिद करने पर विभा कमलेश को अपने मौसा जी यानी तांत्रिक जी के पास लेकर जाती है। तांत्रिक के पास जाते ही कमलेश समझ जाता है कि वहाँ कुछ होने वाला है। ओम ह्रीं क्लीं, ओम ह्रीं क्लीं, बागड़ बोल। मैं सब जानता हूँ तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो। विभा, तुम अपनी परेशानी अपने साथ लेकर आई हो। मैं परेशानी साथ लेकर आई हूँ? मैं कुछ समझी नहीं। तांत्रिक की बात सुनकर कमलेश मुंह छुपाने लगा। बागड़ बोल, मुंह मत छुपाओ और खुद सामने से आकर अपनी गलती स्वीकार करो, वरना तुम ऐसे ही मुंह छिपाते फिरोगे। अब खुद ही आगे आओ और अपनी गलती मान लो। इन्होंने ऐसा क्या कर दिया, आप मुझे बताइए। इनकी तो खैर नहीं, मैं इन्हें देख लूंगी। अगर तुमने पहले ही ध्यान दिया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरी कहीं भी कोई गलती नहीं है। बागड़ बोल, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि नशा मत करो, छोड़ दो नशा करना, लेकिन तुम माने नहीं। तुमने जिस भी दिन नशा किया है, शराब को हाथ लगाया है, उस दिन तुम्हारा व्यापार नहीं चला है। कमलेश की पोल खुल जाने पर वो खुद सामने आ गया और कहने लगा, मौसा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अनजाने में गलती कर दी। लेकिन आपने ऐसा क्या किया? विभा और तांत्रिक के डर से कमलेश उन्हें सारी सच्चाई बता देता है। मैं हर रात घर से पैसे चुराकर शराब का नशा करता था, और जिस भी दिन हमारा व्यापार अच्छा चला, मैंने उस दिन भी नशा किया था पैसे चुराकर। मुझे माफ कर दो, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। कमलेश के माफी मांगते ही तांत्रिक ने कहा, बागड़ बोल, माफी तुम्हें एक ही शर्त पर मिलेगी। आगे से अगर तुम व्यापार बहुत अच्छे और ईमानदारी से करोगे तो तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मैं सारी शर्तें मंजूर करता हूँ और मैं आगे से मेहनत भी पूरी करूंगा। ये लो मेरी तरफ से मैगी। अब से तुम डोसा नहीं, मैगी डोसा बनाकर बेचोगे। तुम्हारी पत्नी मैगी बहुत अच्छा बनाती है और तुम डोसा, इसीलिए दोनों को मिलाकर मैगी डोसा बेचो। तुम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करोगे। बागड़ बोल। विभा ने वो मैगी तांत्रिक से ले ली और अगले ही दिन कमलेश और विभा ने मैगी डोसा बनाना शुरू कर दिया। उस दिन से मैगी डोसा के नाम पर कमलेश की दुकान चलने लगी। कमलेश और विभा का मैगी डोसा चल पड़ा और उन्हें इतना मुनाफा हुआ कि उन्होंने कुछ ही दिनों में 3 दुकानें और खोल ली और कुछ लोगों को काम पर भी रख लिया। कमलेश ने नशा करना भी बंद कर दिया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे।